गुड मॉर्निंग क्लास। हमने अपनी पिछली वीडियो में बात किया था डायमेंशनल फार्मूला के बारे में और उसमें हमने सेम डायमेंशन रखने वाली राशियों को ट्रिक के थ्रू समझा था, इनको हम कैसे लर्न कर सकते हैं। आज हम लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ जो बचे पॉइंट्स हैं उसको पढ़ेंगे। उसमें जो पहला पॉइंट है वो है सम फैक्ट्स रिलेटेड टू डायमेंशनल एनालिसिस। तो हमारा जो पॉइंट है क्या? हमारा पॉइंट है बीमा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। हमें इसके बारे में पढ़ना है कि बीमा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं, उसके बारे में हमें जानना है। क्या चीज़ें हैं उसके बारे में देखते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है वो पॉइंट है आपका, पहला पॉइंट आपका है कि भाई टू फिजिकल क्वांटिटीज added or subtracted when possesses same dimension। कि भाई दो भौतिक राशियां तभी आप जोड़ या घटा सकते हैं, दो राशियों को आप तभी जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं जब वे क्या रखेंगे, सेम डायमेंशन रखेंगे, समान विमा रखेंगे। अर्थात जिनके विमीय सूत्र समान होंगे वही भौतिक राशियां आपस में जोड़ी अथवा घटाई जा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जाता है टू फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड व्हेन देयर डायमेंशनल फार्मूला बिकम सेम। ओके, कि भाई दो राशियां आप तभी जोड़ेंगे अथवा घटाएंगे जब उनकी विमाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, जब उनके विमीय सूत्र आपस में बराबर होंगे। इसी पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इससे आपका सब कुछ क्लियर आउट हो जाएगा इस पॉइंट का। न्यूमेरिकल है वैन डर वाल गैस इक्वेशन। वैन डर वाल गैस इक्वेशन की हम बात करें तो वैन डर वाल गैस इक्वेशन की हम बात करें तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैन डर वाल गैस इक्वेशन जो आपका है P + A/v² इंटू v - b इज इक्वल्स टू RT, जिसमें P इज योर प्रेशर, कि P आपका क्या है, दाब है, V जो यहाँ पे V है या यहाँ पे V है, ये दोनों क्या है आपके, वॉल्यूम है, आयतन है, और T आपका टेम्परेचर है, ताप है। तो आप बताइए कि इसमें जो आपके कांस्टेंट हैं A और B, आपको फाइंड आउट करना है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ B, कि आपके A और B का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, इसको आपको वेरीफाई करना है
कि इनके डायमेंशनल फार्मूलाज क्या होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जो प्रॉपर्टी है उसी प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे। आपकी प्रॉपर्टी कह रही है, और इसको हम बेसिकली समझ भी सकते हैं कि आपसे किसी ने कहा भाई 2 सेंटीमीटर और 1 मीटर ऐड करो। किसी ने कहा कि आप 2 सेंटीमीटर और 1 मीटर ऐड करो, तो क्या आप सीधा ऐड कर सकते हैं? नहीं ना। क्यों? या आपसे कह दिया गया कि भाई 2 मीटर और 1 किलोग्राम ऐड करो, तो क्या इसका एडिशन पॉसिबल है? नहीं है। इसको तो हम ऐड भी कर सकते हैं 2 सेंटीमीटर और 1 मीटर। क्यों? इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक यूनिट में, 2 सेंटीमीटर, और हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, जब दोनों के यूनिट सेम आए तभी तो हमने ऐड किया, और यहाँ पे हमने बोल दिया 102 सेंटीमीटर। क्या इस कंडीशन में हम इसको ऐड कर सकते थे? नहीं। क्या हम इसको ऐड कर सकते? नहीं, क्योंकि इसका यूनिट मीटर है तो इसका यूनिट क्या है? किलोग्राम है। दोनों अलग अलग यूनिट्स हैं, और अलग अलग यूनिट्स हैं तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही यहाँ पे कहा गया कि भाई 2 फिजिकल क्वांटिटीज ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है। वो तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी जब उनके डायमेंशनल फार्मूलाज सेम होंगे। ये डायमेंशनल फार्मूलाज सेम नहीं है तो उन्हें आप कभी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें इसका मतलब है कि P प्लस ए अपान वी स्क्वायर यहाँ पे राइट किया गया है, तो इसका मतलब है कि जो डायमेंशनल फार्मूला P का रहा होगा वही डायमेंशनल फार्मूला इस पूरे टर्म का रहा होगा, तभी तो दोनों ऐड हैं। और जो डायमेंशनल फार्मूला इस टर्म का है वही डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? इस टर्म का रहा होगा, तभी तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हुआ है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ से हम कह सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ क्या भैया? V। कि जो डायमेंशन B का होगा वही डायमेंशन क्या होगा आपका? B का। तो यहाँ से यदि हम डायमेंशन ऑफ B निकालें तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा? V का डायमेंशन क्या होता है? L3। इसका डायमेंशनल फार्मूला ये होता है ना, L3। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ B इज इक्वल्स टू L3। सिमिलरली यहाँ पे देखा जाए तो भाई डायमेंशन ऑफ A अपान V स्क्वायर, यहाँ पे डायमेंशन में राइट कर रहा हूँ लेकिन दिमाग में इसको रखिएगा कि डायमेंशनल फार्मूला की बात की जा रही है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A अपान V स्क्वायर इज इक्वल्स टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ P। और यहाँ पे दोनों की वैल्यूज यदि हम रखें तो यहाँ से देखिए डायमेंशन ऑफ A, V का क्या होता है? L3। तो L3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ P की बात करें तो M L-1 T-2। अब यहाँ से आप डायमेंशनल फार्मूला आप निकालोगे तो डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई? M L-1 T-2 आपका ये हुआ, और 3 2 जा 6 L6। और यहाँ से आ गया डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल्स टू M 6 - 1 5 T-2। और इस तरह से आप A का डायमेंशन पा जाएंगे क्या? ML5 T-2। तो ये न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है कि आप वंडर वॉल गैस इक्वेशन में जो कांस्टेंट A और B हैं इनके डायमेंशन फार्मूलाज बताइए। तो इनके डायमेंशन फार्मूला इस प्रॉपर्टी पर डिपेंड करते हैं। केवल यही नहीं, इस टाइप की जितने भी मिले आप सबको ऐसे कर सकते हैं कि why 2 physical quantities added or subtracted when they possess same dimension।
जब इनके डायमेंशन सेम होंगे, सेम डायमेंशनल फार्मूला इनका होगा, तभी आप कहोगे कि भाई ये जो है ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है प्योर नंबर्स, शुद्ध संख्याएं, जबकि प्योर नंबर्स हैं, क्या बोले, प्योर नंबर्स, शुद्ध संख्याएं, मीन्स 1 2 3 एंड सो ऑन। दूसरा प्योर रेशियोज, प्योर रेशियोज का मतलब यहाँ पे क्या है, शुद्ध अनुपात। जैसे मैंने लिख दिया 2:3, 4:6, 7:8, ये सब हो गया। इसके बाद लघुगणकीय फलन, लॉगरिथम फंक्शंस, लॉगरिथम फंक्शंस जो लॉग से रिलेटेड फंक्शंस हैं, लॉगरिथम लघुगणकीय फलन जो हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब आपके चरघातांकीय फलन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, चरघातांकीय फलन, इसे ई के फॉर्म में लिखते हैं, ई की पावर एक्स, ई की पावर समथिंग ऐसा। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन। ये जो चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, प्योर नंबर्स हुआ, प्योर रेशियोज हुआ, लॉगरिथम फंक्शन हुआ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हुआ, त्रिकोणमितीय फलन हुए, लघुगणकीय फलन हुए, शुद्ध संख्याएं हुई, शुद्ध अनुपात हुए, चरघातांकी फलन हुए, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी डायमेंशन लेस होते हैं। ये दिमाग में रखिएगा कि सभी क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं, बीमाहीन होती हैं। ये सभी चीज़ें, चाहे आपकी शुद्ध संख्याएं 1 2 3 या यहीं पे पाई है तो पाई भी बीमाहीन होती है, ये भी दिमाग में रखिएगा। ये सभी चीज़ें बीमाहीन हैं, इनकी कोई बीमाएँ नहीं होती, ये डायमेंशन लेस होती हैं। इसके बाद इसमें एक छोटा सा प्रिंसिपल है होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन, बीमा का समांगता सिद्धांत। ये क्या कहता है, इसको देख लीजिए। आपका सिद्धांत है होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन, बीमा का समांगता सिद्धांत, बीमा का समांगता सिद्धांत। बहुत ही सिंपल सी बात इसने कही है। यह सिद्धांत कहता क्या है, इसको ध्यान में रखिएगा। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई आपका इक्वेशन है, कोई समीकरण है, कोई समीकरण दिया गया और कहा गया भाई बताइए क्या यह समीकरण सही है, किसके अकॉर्डिंग, डायमेंशन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल एनालिसिस। अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल एनालिसिस, बीमीय विश्लेषण के द्वारा या बीमीय विश्लेषण के आधार पर यदि कोई समीकरण क्या है, ट्रू है, कंडीशन क्या कह रहे हैं, ट्रू है, ये क्या होना चाहिए, ट्रू है। कब ट्रू होगा, ये सिद्धांत कहता है कि कोई इक्वेशन
डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंग ट्रू होगा। कब कब ट्रू होगा? कब ट्रू होगा? व्हेन ईच टर्म ऑफ द इक्वेशन contains same dimensional फार्मूला। भाई कोई समीकरण विमीय रीति से या विमीय विश्लेषण विधि द्वारा सत्य माना जाएगा। विमीय विश्लेषण के द्वारा विमीय रीति से आप कहेंगे कि यह समीकरण सत्य है। कब सत्य है? व्हेन ईच टर्म ऑफ द इक्वेशन कंटेन सेम डायमेंशनल फार्मूला, कि आपका जो इक्वेशन है, जो समीकरण है, वह समीकरण रखता हो, क्या रखता हो? सेम डायमेंशनल फार्मूला, समान विमा सूत्र रखता हो। कि जब प्रत्येक पद समान विमीय सूत्र रखे, तब आप कहेंगे कि भाई इस दशा में, इस कंडीशन में जो आपका ये समीकरण है, ये क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है। भाई यदि कोई आपका समीकरण है, वह समीकरण तभी सत्य माना जाएगा जब उस समीकरण का प्रत्येक पद समान विमा रखे या प्रत्येक पद का विमीय सूत्र समान हो। इसी को विमा का समांगता सिद्धांत कहा जाता है। इसी को होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन कहते हैं। ये प्रिंसिपल कहता क्या है? एन इक्वेशन विल बी ट्रू डायमेंशनली व्हेन ईच टर्म ऑफ द इक्वेशन कंटेन सेम डायमेंशनल फार्मूला। क्लियर? कि कोई भी समीकरण विमीय रूप से सत्य होगा, विमीय विश्लेषण विधि द्वारा सत्य माना जाएगा जब उस समीकरण के प्रत्येक पद का विमीय सूत्र समान होगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, इससे आप बहुत परिचित भी हैं, अच्छे से इसको जानते हैं, इसके बारे में आपको पूरा जानकारी है, क्योंकि क्लास 10th की बात मैं करूँ, 9th में, क्लास 9th में आपने इसे खूब पढ़ा है और वहाँ पे जो भी सर होते हैं बहुत ही झूम के इस टॉपिक को पढ़ाते हैं। बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा टॉपिक माना जाता है वहाँ का। क्या है ये? ये है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, जिसमें आप पढ़ते हो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसी में मैं ये इक्वेशन ले रहा हूँ, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी कहे कोई कि भाई वेरीफाई करो यह जो समीकरण है सत्य है कि नहीं सत्य। आपको डायमेंशनली इसको वेरीफाई करना है। ये जो समीकरण है इसे विमा विधि द्वारा बताइए कि सत्य होगा कि नहीं होगा। तो भी आपका जो सिद्धांत है वो कहता है कि यह समीकरण तभी सत्य माना जाएगा जब इस समीकरण का जो प्रत्येक पद है वह क्या हो? समान विमीय सूत्र रखे। यहाँ पे पद की बात की जाए तो आपके देखिए लेफ्ट साइड में एक टर्म है, जो सिंबल ध्यान रखिएगा प्लस और माइनस, ये हो या ये हो, यही पद को बताते हैं, यही पद को अलग करते हैं।
कभी आपका मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न पद को नहीं बताता है, ये पद के बारे में नहीं बताता, ये टर्म को क्लासिफाइड नहीं करते हैं। टर्म को वेरीफाई करने वाले जो सिंबल्स हैं वो है प्लस और माइनस। लेफ्ट साइड में देखा जाए तो आपका एक टर्म है, राइट साइड में देखा जाए तो देखिए u इंटू टी है, तब भी ये एक ही टर्म है। और दूसरा टर्म है ये जो प्लस सिंबल है अलग कर रहा है, ये है आपका हाफ ए टी स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि जो डायमेंशनल फार्मूला इधर है इसका है, वही डायमेंशनल फार्मूला इसका भी होना चाहिए, वही डायमेंशनल फार्मूला इसका भी होना चाहिए। चलिए डायमेंशनल फार्मूला राइट करते हैं। ये दोनों पक्षों के विमीय सूत्र लिखेंगे, लिख रहे हैं यहाँ पे, दोनों पक्षों के प्रत्येक पद का विमीय सूत्र लिखने पर क्या पाएंगे आप? यस, विस्थापन है ना, तो विस्थापन दूरी, और दूरी का विमीय सूत्र क्या होगा? L1। क्लियर? u वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी, तो u का क्या हो जाएगा? L t माइनस 1, और t क्या है यहाँ पे? टाइम है, तो इसका क्या हो जाएगा? t1। भाई अभी आपने पढ़ा जब नंबर्स है तो नंबर्स का कोई डायमेंशन नहीं होता, इसका मतलब इसका तो कुछ नहीं होगा। आगे ए एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का क्या होगा? त्वरण का L t माइनस 2, और यहाँ पे आपका है t स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? t2। सॉल्व करके देखिए क्या है। इधर है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ S दैट इज L1, और इधर आप सॉल्व करोगे तो भाई गुणा में घातें जुड़ती हैं। आप लोग जानते हो कि दो क्वांटिटीज़ हैं वो मल्टीप्लिकेशन में हैं, तो उनकी पावर्स को तो हम ऐड कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे t माइनस 1 है, यहाँ पे t प्लस 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? t माइनस 1 t प्लस 1, 1 माइनस 1 0, और किसी की पावर 0 हो गई तो उसकी वैल्यू आप जानते हैं कितना? 1, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। तो कंडीशन क्या हो जाएगी इस टाइप की? भाई 1 से मैंने 4 में मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 4 ही आएगा ना। तो L में मल्टीप्लाई किया तब भी L ही आएगा, प्लस यहाँ पर भी वही कंडीशन है, यहाँ पर भी क्या आ गया? L। अब ज़रा देखो तो हम देख रहे हैं कि जो इक्वेशन दिया गया था S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसके जितने भी टर्म हैं हर टर्म का डायमेंशनल फार्मूला सेम मिल रहा है। जो डायमेंशनल फार्मूला S का है वही यू टी का भी मिला, वही ए टी स्क्वायर का भी मिला। तो क्या कंडीशन हो गई कि हर टर्म का डायमेंशनल फार्मूला सेम है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो समीकरण है, ये जो आपका इक्वेशन है, ये क्या है? डायमेंशनली ट्रू है। यही ना कि आपका जो समीकरण है यह विमीय रूप से सत्य है। वेरीफाई हो गया ना। तो ये हम यूज करेंगे आगे जब हमें न्यूमेरिकल्स इस पे मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्लासिफाइड किए हैं इनटू द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। कि जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जो हमारी भौतिक राशियाँ हैं, उनको हमने क्या किया है? डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंग, विमीय विश्लेषण के आधार पर या विमा के आधार पर, डायमेंशन के अकॉर्डिंग इनको कांस्टेंट और वेरिएबल में डिवाइड किया गया है। वो क्या है उसको देख लेते हैं कि भाई ये कैसे क्लासिफाइड है, क्या क्या चीज़ें हैं, इसको भी जान लेते हैं। तो इसमें देखिए दो हैं। एक क्या है? अभी मैंने बोला एक है आपका वेरिएबल,
एक है आपका क्या, वेरिएबल, और एक है आपका कांस्टेंट। एक है वेरिएबल और एक है आपका कांस्टेंट। तो यहां पे जो वेरिएबल है ये दो टाइप के हैं। पहला वेरिएबल जो है वो है डायमेंशनल वेरिएबल। पहला क्या है आपका, डायमेंशनल वेरिएबल, जिसे बोलते हैं क्या, विमीय चर। पहला क्या है आपका, विमीय चर, डायमेंशनल वेरिएबल। अब इसका मतलब क्या है कि भाई ऐसी भौतिक राशियां, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो रखें क्या क्या, वेरिएबल मैग्नीट्यूड, जिसे क्या कहते हैं, परिवर्ती परिमाण। ठीक, जो क्या रखें, वेरिएबल मैग्नीट्यूड रखें, और साथ ही साथ क्या रखें, डायमेंशनल फार्मूला। क्या रखें, डायमेंशनल फार्मूला रखें, विमीय सूत्र भी रखें। उन्हें आप कहोगे क्या, डायमेंशनल वेरिएबल। कि ऐसी भौतिक राशियां जिनके पास परिवर्ती परिमाण हो, वेरिएबल मैग्नीट्यूड हो, जिसका मतलब जिसका परिमाण नियत ना हो, जिसका परिमाण, जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट ना हो, उसमें वेरिएशन होता रहे, बदलता रहे, कोई फिक्स वैल्यू ना हो, और उनके पास डायमेंशनल फार्मूला भी हो, विमीय सूत्र भी हो, उन्हें आप कहेंगे क्या, डायमेंशनल वेरिएबल, विमीय चर। एग्जाम्पल में आपके पास एग्जाम्पल की यदि बात की जाए तो इसमें एग्जाम्पल में आप राइट कर सकते हैं एरिया, इसे आप क्या कहते हो, क्षेत्रफल। फिक्स नहीं होता ना, वॉल्यूम, फोर्स, वेट, एटसेट्रा, ये सभी क्या है आपके डायमेंशनल वेरिएबल है, कि जिनके पास क्या है, एरिया है, परिमाण भी बदलेगा, और इनके पास विमीय सूत्र भी है L2, वॉल्यूम आयतन, परिमाण तो बदलेगा ही, मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा ही, साथ ही साथ इसके पास विमीय सूत्र भी है L3, फोर्स जानते ही हैं, वेट जानते ही हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, इनके वैल्यूज़ में क्या हो रही, चेंजेस भी हो रही हैं, साथ ही साथ इनके पास डायमेंशनल फार्मूला है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं क्या, डायमेंशनल वेरिएबल। क्लियर। अगला देखिए, दूसरा क्या हो सकता है आपका, दूसरा आपका है डायमेंशन लेस वेरिएबल। कैसे वेरिएबल, डायमेंशन लेस वेरिएबल। अभी आपके दूसरे हैं डायमेंशन लेस वेरिएबल, विमाहीन चर, जिन्हें बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, विमाहीन चर। इन्हें हम विमाहीन चर कहते हैं। मतलब अब इनके पास क्या होगा कंडीशन, इनके पास कंडीशन है
कि ये वेरिएबल मैग्नीट्यूड तो रखेंगे भाई, इनके पास क्या होगा, वेरिएबल मैग्नीट्यूड रहेगा, मतलब परिवर्ती परिमाण रहेगा, बट लेकिन इनके पास परिमाण तो रहेगा और इसके मान में परिवर्तन भी होता रहेगा, लेकिन क्या है, विमाहीन है, डायमेंशनलेस है, बट दे डू नॉट possess dimensional formula, possess dimensions, इनके पास डायमेंशन नहीं रहेगा, वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि इनके परिमाण में बदलाव हो रहा है, इनका परिमाण कांस्टेंट नहीं है, इनके मैग्नीट्यूड में चेंजेस है, लेकिन कैसे हैं, लेकिन साथ में बात कर रहा है, बट दे डू नॉट पोसेस डायमेंशन, लेकिन इनके पास विमा नहीं है, इनके पास विमीय सूत्र नहीं है, इनके पास विमाएं नहीं है, इसीलिए इन्हें कहते हैं डायमेंशनलेस वेरिएबल। एग्जाम्पल में आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, जैसे आपका एंगल हुआ, कोण, इसमें एग्जाम्पल में आप राइट कर सकते हैं क्या क्या, एंगल, पहली चीज जिसे आप कहते हो क्या, कोण, दूसरा ये हुआ सॉलिड एंगल, इसे आप क्या कहते हो, घन कोण, ये भी हो गया कोण, घन कोण। इसके बाद इसी में आप राइट कर सकते हो पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता पढ़े हैं आप लोग, इसका भी जानते रहिए, डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, वेरिएशन होता है, इसके मात्रक होते हैं, लेकिन इनके विमीय सूत्र नहीं होते हैं, मात्रक हैं, आप कहते भी हो कोण का मात्रक रेडियन है, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन है, और लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है, लेकिन इनके पास डायमेंशन नहीं होता है, विमीय सूत्र नहीं होता है, लेंस की क्षमता आदि। ये ऐसी राशियां हैं जिनके परिमाण तो बदलते हैं, लेकिन इनके विमीय सूत्र नहीं पाए जाते, इसीलिए इन्हें डायमेंशनलेस वेरिएबल कहा जाता है। क्लियर? अब देखिए इधर कांस्टेंट में, यदि मैं कांस्टेंट की बात करूं तो जैसे आपने यहाँ पे दो टाइप के वेरिएबल देखे, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनलेस वेरिएबल, ठीक ऐसे ही आपको कांस्टेंट भी दो टाइप के मिलेंगे। पहला डायमेंशनल कांस्टेंट और दूसरा डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपको दो मिलेंगे, एक मिलेगा क्या, एक मिलेगा आपको डायमेंशनल कांस्टेंट और एक आपको मिलेगा डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ये दो टाइप के कांस्टेंट आपको मिलेंगे। डायमेंशनल कांस्टेंट का मतलब विमीय नियतांक, ये क्या है आपका, विमीय नियतांक। और ये जो है ये आपका है विमाहीन नियतांक, ये क्या कहते हैं, विमाहीन
नियतांक। तो आपका एक है विमीय नियतांक, एक है आपका विमाहीन नियतांक। ये दोनों आपके हैं और हमें दोनों के बारे में देखना है। क्या है देखते हैं। विमीय नियतांक वही कि भाई ऐसी भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है भाई, कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। और इनके पास है क्या, एंड हैव डायमेंशन। भाई इनके पास विमाएँ भी हैं और इनका मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो अचर हो गए कि इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। साथ ही साथ इनके पास डायमेंशन भी है, विमीय सूत्र भी है। तो कहें ऐसे राशियों को हम कहते हैं विमीय नियतांक। जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स ना, उसमें जब आप पढ़ते हैं तो आप पाते हैं ना नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, और कहते हो इसकी वैल्यू फिक्स है भाई। इसकी वैल्यू कितनी है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, यही ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो क्या इसकी वैल्यू में कोई चेंजेस होती है, 6.67 इंटू 10⁻11 से इसकी वैल्यूज़ में कुछ चेंजेस होता है कभी, कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन इसका डायमेंशनल फार्मूला है भाई। इसका जब आप डायमेंशनल फार्मूला निकालोगे तो इसका जी का डायमेंशनल फार्मूला आप पाते हैं m-1l3t-2। तो यहाँ पे देखा जाए तो कैपिटल जी का वैल्यू कांस्टेंट है, साथ में डायमेंशन फार्मूला है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट। ऐसे जी हुआ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको बोलते हैं। एच प्लांक कांस्टेंट, इसका भी होता है, इसकी भी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता है, लेकिन इनके पास डायमेंशनल फार्मूला होता है। तो ये सभी आपकी जो है ये आपके क्या कहलाते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट कहलाते हैं। अब अगला जो बचा हुआ है उसके बारे में देख लेते हैं। वो कौन सा आपका है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशनलेस कांस्टेंट नाम से ही क्लियर हो रहा है कि भाई ऐसी भौतिक राशियां, ये ऐसी भौतिक राशियां हैं, तो आप यहीं से समझ सकते हैं, जिनका इनके बारे में कहा जा रहा है, जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। पहले कह दिया गया कि इनका मैग्नीट्यूड क्या है, नियतांक है। इसका मतलब इनके मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। पहली चीज़ कि इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं है, इनका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। ये पहली बात कह दी गई कि भाई इनका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगा। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और साथ ही साथ कह रहे हैं एंड ये है क्या, आर डायमेंशनलेस। ये क्या है, डायमेंशनलेस हैं, विमाहीन है। ये भी कंडीशन दे दिए कि भाई इनका ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है, और ये है क्या, आर डायमेंशनलेस। इनके पास विमा भी नहीं है, ना तो विमा है और इनका वैल्यू जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो कहें ऐसे जो भौतिक राशियां हैं इनको हम कहते हैं क्या,
विमाहीन नियतांक, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। जैसे इसमें आपके जो नंबर्स आते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, पाई एटसेट्रा, यहाँ पे आपका ये प्लैंक कांस्टेंट है। तो ये सभी आपके क्या हैं, इस तरह की कंडीशन देते हैं कि आपके जो कांस्टेंट हैं ये भी दो टाइप के हैं अकॉर्डिंग टू डायमेंशन, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। वेरिएबल्स ये भी दो टाइप के, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनलेस वेरिएबल। तो आपकी जो भौतिक राशियां हैं उनको दो टर्म में डिवाइड किया गया, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। आफ्टर दैट बोथ आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट, variable is dissociated into two parts, that is dimensional variable and dimensionless variable. In the same condition, constant are also dimensional constant and dimensionless constant. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके चर को भी दो भागों में बांटा गया, विमीय चर, विमाहीन चर। अचर को भी दो भागों में बांटा गया, विमीय नियतांक और विमाहीन नियतांक। जो चीज़ें हैं आपके सामने हैं कि इनमें वेरिएबल मैग्नीट्यूड, डायमेंशनल फार्मूला दोनों है, तो ये कहा गया। यहाँ पे क्या है, वेरिएबल मैग्नीट्यूड है लेकिन डायमेंशनल फार्मूला नहीं है, इसीलिए इन्हें विमाहीन चर कहा गया। ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, साथ में डायमेंशनल फार्मूला रखे हुए हैं, इसीलिए इन्हें डायमेंशनल कांस्टेंट कहा गया। ये क्या है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड रखे हुए हैं और साथ में डायमेंशन लेस हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। क्लियर? चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ने चल रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस या यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, कि आपके विमीय विश्लेषण के उपयोग कहाँ कहाँ पे हैं, इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, चलिए इसमें सबसे पहले हम जो यूज़ पढ़ने जा रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस का, कि विमीय विश्लेषण का उपयोग क्या है, इसके यूज़ क्या है, उसके बारे में जो हम पढ़ने चल रहे हैं, उसमें जो हमारा पहला पॉइंट है वो है टू डिटरमाइन द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन एनी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। कि भाई आपके मात्रकों की किसी पद्धति में, मापन के किसी पद्धति में यदि कोई भौतिक राशि आपको दी जाए, कोई भौतिक राशि आपको मिल रही है, तो उसका मात्रक क्या होगा, उसको यदि आपसे पूछा जाए आप बताओ, तो हम विमीय विश्लेषण के द्वारा कर सकते हैं। कि भाई कोई भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि का मात्रक क्या होगा आपको नहीं पता है, तो हम विमीय विश्लेषण द्वारा उसका मात्रक निकाल सकते हैं। जैसे, तो इसका जो पहला यूज़ है, यूज़ क्या है, to determine the unit of a physical quantity in any system of measurement। ये इसका पहला यूटिलाइजेशन है कि मात्रकों की किसी पद्धति में, जो मापन की पद्धतियां हैं आपकी MKS, कोई भी पद्धति है, उस पद्धति में उसके मात्रक को हम विमीय विश्लेषण के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए जैसे इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूँ। इसका पहला उपयोग जो है, मैं यहाँ पे जो भी इसके उपयोग हैं सबको मैं एक एक एग्जांपल के थ्रू वेरीफाई कर दे रहा हूँ, और ऐसे ही आपको समझना भी है। इसके बाद इसका आपको न्यूमेरिकल में यूटिलाइजेशन करना है। ठीक है, तो हम जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें यहाँ पे कही जा रही हैं, मैं उसको एग्जांपल के थ्रू क्लियर कर रहा हूँ। इसमें जैसे आपसे कहा गया कि भाई फोर्स की डायमेंशन, फोर्स का फार्मूला क्या होगा, सॉरी फोर्स का यूनिट क्या होगा, हमें नहीं पता है फोर्स की यूनिट। अब जब हमें फोर्स की यूनिट पता नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है कि भाई बल का मात्रक क्या होगा, ये बताइए, हमें पता नहीं है। तो बस
अब हम इसकी सहायता से कैसे निकालते देखिए, हम लोग जानते क्या हैं, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यदि हम मास का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें तो क्या लिखेंगे हम, m। क्लियर। एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, L_t-2। अब ये कहां से आया भाई, मान लो हमें एक्सेलरेशन भी नहीं पता तो हम एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है आपका, वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, यहां से निकाल सकते हैं। और वेलोसिटी का देखा जाए तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट मीन्स लेंथ, तो हम यहां से इसका निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा L, इसका क्या हो जाएगा T1। और यहां से डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी रखी निकाली जाए तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी देखिए हमें क्या मिल रही है, L_t-1। ठीक, अब हमें ये तो मिल गया, इसका मात्रक मिल गया, इसका तो मिल गया। अब इसको तो हम यहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं ना, जब हम डायमेंशन ऑफ ए लिखें तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ वी लिखेंगे। डायमेंशन ऑफ वी अभी हमने निकाला L_t-1 और टी का कितना T1, और यहाँ से आएगा कितना, अब टी जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा L_t-2। तो यहाँ से एफ की वैल्यू क्या आई हमें, यहाँ से यदि एफ की वैल्यू रखी जाए तो यहाँ से हो जाएगा क्या, M_L_t-2। क्लियर। अब इसका यदि मैं यूनिट बात करूं तो आप जानते हो कि यम जो होता है वो मास को डिनोट करता है, और मास का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, किलोग्राम। यल लेंथ को बताता है, लेंथ का क्या होता है, मीटर। सही है ना। और टी क्या है, टाइम को, और टाइम का जो यूनिट होता है SI क्या है, सेकेंड। ठीक, क्या हो गया सेकेंड। इस पे कितना पावर है, -2, तो क्या आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो यूनिट आई इसकी आ गई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप ऐसे राइट करो या इसको चाहो तो आप ऐसे भी राइट कर सकते हो, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। ठीक, इसी को हम जब क्या करते हैं, ये तो तुम्हारा किस में हुआ, MKS में हुआ। ऐसे वेलोसिटी का यदि इसका यूनिट आप राइट करोगे तो क्या राइट करोगे, यल से मीटर, टी से टाइम सेकेंड, तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब ये तो MKS में हुआ, इसी को मान लो सीजीएस में कन्वर्ट करना पड़ता तो मास के लिए सीजीएस में क्या आता है, ग्राम, लेंथ के लिए सेंटीमीटर, और टाइम के लिए आपको मिलता है सेकंड। तो यहां पे आपको मिल जाएगा, यदि मैं इसको सीजीएस में कन्वर्ट करूं, इसके यूनिट को मैं सीजीएस में राइट करना चाहूं तो सीजीएस में देखिए क्या लिख सकते हैं, इसी को सीजीएस में मैं लिख सकता हूं, इसको क्या सीजीएस में मैं इसी को लिख सकता हूं, यदि इसको सीजीएस में मैं कन्वर्ट करूं तो हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसका यूनिट है भाई, फोर्स का यूनिट है, किसमें, सीजीएस में। ये भी आप बोल सकते हो, तब का हो जाएगा ना कि भाई यहां पे देखा जाए तो फोर्स की यूनिट अलग अलग मिल रही है, किसी भी पद्धति में आप निकाल सकते हैं। MKS में कहा तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सीजीएस में कहा तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसी को आप क्या कहते हो, इसी को आप न्यूटन कहते हो, और इसी को आप क्या कहते हो भाई, डाइन कहते हो। ऐसे ही मैंने ये वेलोसिटी की बात की तो वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, ये तो आपका MKS में हुआ, सीजीएस में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड।
सिंपल सा फंडा। तो यहाँ पे जो पहला यूज है वो क्या है, टू डिटरमाइन द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन एनी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। मापन के किसी पद्धति में हम किसी दी गई भौतिक राशि के मात्रक को बिमी विश्लेषण विधि द्वारा निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए अब इसके बाद हम इसका दूसरा यूटिलाइजेशन पढ़ते हैं। दूसरा यूटिलाइजेशन है कि भाई यदि आपके जो फिजिकल कांस्टेंट हैं, जो भौतिक नियतांक हैं, उनका बिमी सूत्र आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ क्या होगा, तो आप उसको भी इनकी सहायता से निकाल सकते हैं। कि भाई कोई भौतिक नियतांक है तो उसका बिमी सूत्र कैसे निकलेगा, कहाँ से मिलेगा, उसको हम यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे देख लीजिए। दूसरा यूटिलाइजेशन इसका है किसी भौतिक नियतांक की बीमा ज्ञात करना, नियतांक की बीमा ज्ञात करना, टू डिटरमाइन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अ फिजिकल कांस्टेंट। कोई भौतिक नियतांक है उसका बिमी सूत्र क्या होगा, हमें उसे ज्ञात करना है, हमें उसे निकालना है। ठीक है, अब जैसे मैंने वहाँ पे जब अभी मैंने आपको डायमेंशनल कांस्टेंट बताया तो उसमें मैंने जी का डायमेंशन बता दिया ना, m-1 L3 T-2। कैसे आया, कैसे हमने निकाला, यदि पूछ लिया जाए तो हम इसको बता सकते हैं। कैसे? इसी डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके। देखिए कैसे। अब न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ तो हमें पता है, बाय न्यूटन ग्रेविटेशनल फॉर्मूला। न्यूटन के ग्रेविटेशनल फार्मूला के अकॉर्डिंग यदि हम समझना चाहें, निकालना चाहें, तो हम लोग जानते हैं F इज इक्वल्स टू क्या भैया, जी m1 m2 अपान r²। क्लियर है ना? F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपान r²। ये हमको क्लियर है। यदि ये क्लियर है तो यहाँ से जरा जी की वैल्यू निकालो भाई। यहाँ से हम जी की वैल्यू निकालें तो r² किधर चला जाएगा, फोर्स की तरफ, तो F इंटू r² होल अपान यहाँ पे क्या आएगा, m1 इंटू m2। F क्या है, फोर्स है, r क्या है, सेपरेशन है, m1 m2 मासेस है। तो सबके डायमेंशनल फार्मूला तो राइट कर सकता हूँ ना। तो रखो भाई, रख करके देखो क्या मिलेगा। So dimension of G is equals to dimension of force, dimension of R with the square, and here dimension of M1 into dimension of M2। सिंपल सा फंडा। चलिए रखिए, रख करके देखते हैं क्या मिलता है। अब यहाँ से हम वैल्यूज रखें, सबके डायमेंशनल फार्मूलाज राइट करें, तो यहाँ से देखिए डायमेंशन ऑफ जी दैट इज योर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विच इज़ योर फिजिकल कांस्टेंट, इसकी वैल्यूज़ को हम रखें तो यहाँ पे फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एम एल क्या हो जाएगा, T-2। सही है ना, mL T-2। इसका क्या हो जाएगा, R का L स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हैं, L2। मास का M1 का M, और इसका भी कितना M, क्योंकि दोनों क्या हैं, मासेस है।
अब यहाँ से यदि आप निकालो तो डायमेंशन ऑफ z इज इक्वल्स टू, अब भाई यम से यम इसको लेके जाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यम एम, दैट मीन्स m2, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा m-2, और यहाँ पे क्या है +1 पहले से है तो m1-2 दैट इज -1, तो यहाँ से हम राइट कर सकते हैं ना m-1, और यहाँ पे देखो L1 यहाँ पे है 2 यहाँ पे है तो 2 + 1 कितना हो जाएगा L3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा t-2, तो यहाँ पे क्या हो गया m-1 L3 t-2. This is the dimensional formula of capital G, that is your gravitational constant, which is called universal gravitational constant, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसी को तो बोलते हैं। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसका मान हमेशा कांस्टेंट है, कितना 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक से भाई, जो कह रहा है उसको आप निकाल सकते हो, उसको आप दिखा सकते हो। ठीक है, कैसे निकालना है ऐसे आप निकाल सकते हो। तो ये है इसका दूसरा यूटिलाइजेशन, किसका डायमेंशनल एनालिसिस का। डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू आप कोई भी फिजिकल कांस्टेंट है उसके डायमेंशनल फार्मूला को ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद इसका तीसरा यूटिलाइजेशन देखते हैं। तीसरा यूटिलाइजेशन है कि कोई समीकरण दिया हुआ है, जैसे वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ करना है कि भाई कोई समीकरण है उसे हम विमीय रूप से सत्य बता सकते हैं, उसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं कि क्या समीकरण विमीय रूप से सत्य है कि नहीं है सत्य, उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो अब उसको भी देख लेते हैं। ये तीसरा यूटिलाइजेशन इसका कि किसी दिए गए समीकरण का विमीय रीत से जांच करना। तो तीसरा यूटिलाइजेशन इसका है, क्या है, किसी दिए हुए भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करना। टू चेक the correctness of a physical equation dimensionally। समीकरण की सत्यता की जांच करना, समीकरण की विमीय रीति से कैसे जांच करना है, विमीय रीत से सत्यता की जांच करना है हमें। तो हम यहाँ पे कोई समीकरण दिया हुआ है उसके सत्यता की जांच करेंगे डायमेंशनली, यह समीकरण सत्य है कि सत्य नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला ले रहा हूँ, एक सूत्र ले रहा हूँ। सूत्र है आपका v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as। हमें इसी को वेरीफाई करना है कि ये जो समीकरण है क्या ये सत्य है कि नहीं। कैसे सत्य करना है, सिद्ध करना है हमें डायमेंशनली। तो हम क्या करेंगे,
दोनों साइड में। राइटिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बोथ साइड। भाई हम दोनों साइड के डायमेंशनल फार्मूला को राइट करते हैं। चलिए राइट करिए इसका डायमेंशनल फार्मूला। ए बी वेलोसिटी है, ए फाइनल वेलोसिटी है, ये क्या आपका इनिशियल वेलोसिटी है, ये क्या है एक्सेलरेशन त्वरण, और ये क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे ये अंतिम वेग, ये प्रारंभिक वेग, ये त्वरण और ये विस्थापन है। तो सबके पता है, राइट करते हैं। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एल टी माइनस 1। पूरे का क्या दे रहा है भाई, स्क्वायर दे रहा है, लिख दो। यहाँ पर भी वही कंडीशन, एल टी माइनस 1 स्क्वायर। अब कांस्टेंट है, गिनती है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है ना। डायमेंशन लेस होने का मतलब जानते रहिएगा, कंडीशन ये है m0 l0 t0। किसी का पावर 0 तो इसका मतलब 1, इसका मतलब इसका मान, इसकी कंडीशन क्या है 1 है, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं है, इसीलिए डायमेंशन लेस बोलते हैं। अब 2 का तो खत्म हो गया। एक्सेलरेशन त्वरण, त्वरण का डायमेंशन हम लोग को पता है, एल टी माइनस 2। यस आपका विस्थापन, विस्थापन मतलब लेंथ, एक लंबाई होगी, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, एल होगा। तो यहाँ पे हो गया एल टी माइनस 1 का स्क्वायर, एल टी माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया एल टी, और यहाँ पे एल टी माइनस 2, और यहाँ पे आपका एल। चलिए स्क्वायर भाई कर लो, सेट कर लो इसको। इधर क्या आ जाएगा, एल टू टी माइनस 2, इधर क्या आ जाएगा, एल टू टी माइनस 2। इसमें भी क्या हो जाएगा, एल टू टी माइनस 2। अब यहाँ पे जरा देखो, जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, बीमा का जो समानता सिद्धांत है, वो तो यही कहता था ना कि कोई समीकरण तभी सत्य होगा, तभी बीमीरी से सत्य माना जाएगा, जब उसके प्रत्येक पद की बीमा क्या होगी, आपस में बराबर होगी। बात तो वही है ना। देखो इस पद की बीमा, इस पद की बीमा और इस पद की बीमा सबकी क्या है, आपस में बराबर है। और इससे पहले हम लोग जानते हैं कि भाई दो राशियों को तभी आप जोड़ोगे या घटाओगे जब उनकी बीमाएं आपस में बराबर होंगी। इसका मतलब जो बीमा यू स्क्वायर की होगी वही बीमा 2s की होनी चाहिए, तभी ये जुड़ सकती हैं। ये पहला रूल हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से वेरीफाई हो गया कि भाई यह जो समीकरण वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, यह डायमेंशनली ट्रू है, सत्य है। क्लियर कि इसकी सत्यता हमने वेरीफाई कर ली कि हाँ भाई ये जो समीकरण दिया गया है यह पूर्णतः सत्य है। कैसे, डायमेंशनली, बीमीय रीति से। ठीक है, तो ये है इसका यूज। इसके बाद जो नेक्स्ट यूज है इसका, वो है कि आपकी जो भौतिक राशियां हैं इनके बीच हम संबंध निकालेंगे। अगला जो यूज है वो है टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। बीमीय विश्लेषण का उपयोग करके हमें भौतिक राशियों के बीच संबंध निकालना है, मतलब सूत्र स्थापित करने हैं। वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन और यू कैन से फॉर्मूला बिटवीन द फिजिकल कांस्टेंट, सॉरी फिजिकल क्वांटिटीज। जो आपकी भौतिक राशियां हैं उनके बीच हम सूत्र निकालेंगे कि उनके बीच कैसे हम संबंध को दिखा सकते हैं, कैसे ये राशियां एक दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक है, इसके लिए एक न्यूमेरिकल के थ्रू
मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा अगला है वो है टू फाइंड द रिलेशनशिप, to find the relationship between physical quantities, भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। ये हमारा यूज है, तीसरा चौथा होगा। तो चलिए कैसे निकालते हैं इसको देख लेते हैं। कहें क्या, वेलोसिटी ऑफ द साउंड, वेलोसिटी ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन elasticity of the medium and the density। भाई जो ध्वनि का वेग है वह माध्यम की प्रत्यास्था और घनत्व पर निर्भर करता है। यही कह रहे हैं कि भाई जो वेलोसिटी है साउंड की, जो ध्वनि का वेग है, वो माध्यम की प्रत्यास्था कैपिटल ई इलास्टिसिटी और घनत्व डी पर निर्भर करता है। तो इनके बीच क्या संबंध होगा, व्हाट इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन दीज फिजिकल क्वांटिटीज, फाइंड आउट। इसको आपको पाना है। तो सबसे पहले जो भौतिक राशि दी गई, जो भौतिक राशि है जो डिपेंड है, यहाँ पे डिपेंड कौन है, भी किस पर डिपेंड है, ई और डी पर। जिन पर डिपेंड है उस पर हम क्या करेंगे, खुद ही मान लेते हैं कि वी भाई डिपेंड है ई और डी पर। तो यहाँ पे हम इस पर क्या करेंगे, कांस्टेंट के पावर लगा देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ई एज अ पावर ए लगाया और यहाँ पे मैंने लगा दिया बी एज अ पावर। तो यहाँ पे हम पावर लगाएंगे ए बी सी डी ऐसे कुछ मान के लिख देंगे। यहाँ पे आप पी क्यू आर भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी एक सिंबल यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ए बी यूज़ किया है, आपका मन के पी क्यू यूज़ कर लो, एम एन यूज़ कर लो, जो भी आप चाहो यूज़ कर सकते हो। तो मैंने पावर के फॉर्म में दो कांस्टेंट यहाँ पे यूटिलाइज कर लिए। यहाँ पे भी ये कहता तीन राशियों पर निर्भर करते, तो हम क्या करते, ए बी सी लेते। चार पे बोलता तो ए बी सी डी लेते। जितना गएगा उतने को आप ऐसे ही सबके पावर के फॉर्म में आप चूज कर लोगे, पावर लगा दोगे, ए बी सी डी पी क्यू आर एस कुछ भी आप लिख दो। ठीक, अब जब ये हुआ तो हम लोग जानते हैं भाई प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट लाओ, v इज इक्वल टू कांस्टेंट k e टू द पावर a एंड d टू द पावर b। e क्या है, इसको ध्यान रखिएगा, e आपका क्या है, इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी है। और d क्या है आपका, डेंसिटी है, ये आपका प्रत्यास्थता है, और ये आपका घनत्व है। एक प्रत्यास्था है, एक घनत्व है। जितने पर निर्भरता की बात करें सब पर आप पावर यूटिलाइज कर लेंगे। मान लेंगे एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर कुछ भी आप रख दीजिए, कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, अब हमने क्या किया, प्रोपोर्शनल साइन हटाया, एक कांस्टेंट लगाया, ये मैंने मान लिया यही हमारा भाई रिक्वायर्ड इक्वेशन है। वही अब क्या करना है, दोनों पक्षों के विमीय सूत्र लिखिए आप। ठीक है, दोनों पक्षों के विमीय सूत्र लिखते हैं। अब दोनों पक्षों के विमीय सूत्र लिखिए, क्या होगा, दोनों पक्षों के
विमीय सूत्र लिखने पर राइटिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला या राइटिंग द डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड। लिखो भाई, क्या मिलेगा? वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एल टी माइनस वन। यहाँ पे एल टी माइनस वन हो गया, यम है नहीं तो यम के प्लेस पे तो यम जीरो लिख ही सकते हैं ना, कोई तो फर्क पड़ेगा नहीं, राइट कर दो। वैसे देखा जाए तो लिखने का तरीका यही है, स्टार्टिंग हमारी यम से होनी चाहिए, चाहे हो या ना हो, तो हमें लिखना तो ऐसे ही चाहिए कि यम जीरो एल टी माइनस वन। हमें पता है कि किसी की पावर जीरो तो उसकी वैल्यू वन होती है, इसलिए हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे कंपेयर, जब ऐसे हम रिलेशनशिप निकालेंगे तो हम यहाँ पे राइट जरूर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एम जीरो एल टी माइनस वन हो गया। कांस्टेंट पता ही है भाई, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का कांस्टेंट डायमेंशनलेस होता है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट होते हैं वो आपके वही डायमेंशनलेस कांस्टेंट होते हैं। जनरली बहुत कम चांसेस हैं कि आपको कहीं पे डायमेंशनल कांस्टेंट मिलें, अदरवाइज आपको हमेशा डायमेंशनलेस कांस्टेंट ही मिलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, जनरली आपको डायमेंशनलेस कांस्टेंट ही मिलेंगे। तो यहाँ पे के का डायमेंशन तो हमें राइट नहीं करना है, उसका वन हो गया। अब इलास्टिसिटी, यहाँ पे इलास्टिसिटी का मतलब जान रहे हैं, यहाँ पे जो ई है, ये जो इलास्टिसिटी का मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ये बताता क्या है? इलास्टिसिटी कोफिशिएंट। रियल में ये बताता क्या है? इलास्टिसिटी कोफिशिएंट। कि प्रत्यास्था नियतांक, इसे प्रत्यास्था गुणांक भी कहते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक इन्हें कहते हैं इलास्टिसिटी कोफिशिएंट। यही आपको यहाँ पे बताया गया है। याद करिए जब हम बता रहे थे फॉर्मूला तो उसमें ये कहा था ना सिंक, ना सिंक में पी से प्रेशर था, एस से स्ट्रेस था, उसके बाद वाई एन के ये तीनों क्या थे? इलास्टिसिटी कोफिशिएंट थे, और सबका डायमेंशनल फार्मूला आपने लिखा था, क्या था? एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो हम उसको यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं ना। रखिए क्या आएगा? एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और पूरे की पावर कितनी है? ए। डी डेंसिटी है, डेंसिटी का मतलब यहाँ पे डेंसिटी का देखा जाए, डेंसिटी को हम लोग जानते क्या? एम एल माइनस थ्री द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपन वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पावर बी। अब इस कंडीशन में यहाँ पे तो आपने लिख दिया एम जीरो एल टी माइनस वन, और इधर आपको मिल गया, मल्टीप्लाई कराइए तो यम ए एल माइनस ए टी माइनस टू ए। यहाँ पे एम बी, यहाँ पे एल माइनस थ्री बी हो गया। इसके बाद एम जीरो एल टी माइनस वन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया? ए प्लस बी एल माइनस ए माइनस थ्री बी टी माइनस टू ए। तो यहाँ पे हो गया एम ए प्लस बी एल माइनस ए माइनस थ्री बी टी माइनस टू ए। एम एल टी के फॉर्म में भी हो गया, यहाँ पे देखिए एम एल टी के फॉर्म में है, सही है ना।
डायमेंशनल फार्मूला तो हमने राइट कर दिया दोनों साइड का। अब क्या करते हैं, दोनों साइड के डायमेंशन को कंपेयर करते हैं। कंपेयर क्या करेंगे, डायमेंशन को। डायमेंशन क्या होता है, आप कहते हो कि इनके ऊपर जो पावर लगती है, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे a+b है, यहाँ पे L 1 है, यहाँ पे L 1 है, और यहाँ पे क्या है, -a -3b, यहाँ पे t -1 है, यहाँ पे -2 है। तो हम इन्हीं का क्या करेंगे, अब कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स, कि दोनों पक्षों की विमाओं की हमें क्या करना है, तुलना करना है। वी आर गोइंग टू कंपेयर द डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स। अब दोनों साइड का जब हम डायमेंशन का कंपेयर करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ से a+b इज इक्वल्स टू 0, ये मैंने कंसिडर कर लिया इक्वेशन पॉइंट। दूसरा क्या मिल रहा है, -a -3b इज इक्वल्स टू कितने के भाई, +1 के, दैट इज इक्वेशन 2। और यहाँ पे -2a इज इक्वल्स टू -1। अब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2। तो हमने a की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली, और a की वैल्यू हमें मिली कितनी, 1/2 के। अब a की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख दो। इक्वेशन 1 में रखोगे तो क्या मिलेगा, a दैट इज 1/2 plus b is equals to 0, which implies that b is equals to -1/2। क्लियर। अब हमें a मिल गया, b मिल गया। अब a और b की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में रख सकते हैं ना, तो इक्वेशन 1 में रख दो। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, ऐसे बनाएंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a and b in equation first, we get, हमें मिलेगा क्या, जब रखेंगे तो रखने के बाद देखिए हमें मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, देख लीजिए, हमें मिलेगा, आप यहीं पे रख रहे हैं, यहाँ पे जो आप रख दोगे देखिए क्या मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, देखो अब a और b की वैल्यू हम रख रहे हैं, तो यहाँ पे v इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अप्लाइज दैट v इज इक्वल्स टू k e, a की वैल्यू कितनी है 1/2, तो a की पावर 1/2, d की पावर कितना -1/2। क्लियर। और यहाँ से हमें रिलेशन मिल गया, क्या मिला रिलेशन भाई, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे ना, फी इज इक्वल्स टू के, इसको अंडर रूट लगा दिया जाए और ऐसे लिख दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम है, E/D।
तो हमें यहाँ पे जो रिलेशन मिला वो ये मिल गया, v इज इक्वल्स टू k अंडर रूट ई बाई डी। ठीक है, तो इस तरह से हम रिलेशन भाग है ना, रिलेशन यहाँ पे हमें मिल गया, हमें फार्मूला यहाँ पे क्लियर हो गया कि v, e और d में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन आया v इज इक्वल्स टू k अंडर रूट ई बाई डी के। यहाँ पे डायमेंशनल की एक लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन क्या है कि हमें जो कांस्टेंट k मिला हमें, हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। अब इसको हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करें, जो आए उसको यहाँ पे रखेंगे और हमें रिलेशन मिल जाएगा। लेकिन जो भौतिक राशियाँ हैं उनके बीच हमें संबंध मिल गया कि वेलोसिटी अंडर रूट ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वेलोसिटी जो आपकी डेंसिटी है इसके स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कि यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या है, अंडर रूट ई के अनुक्रमानुपाती और वहीं पे ये अंडर रूट डी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ये संबंध हमें मिल गया। क्या संबंध है ये क्लियर हो गया। बस हमें ये जो कांस्टेंट हमने यहाँ पे यूज़ किया है, इस कांस्टेंट की वैल्यू हम बीमीस विधि द्वारा नहीं ज्ञात कर पाते हैं, यही इसका लिमिटेशन है। ठीक है, तो ये थी डायमेंशनल एनालिसिस का यूटिलाइजेशन, जो मैंने एक एक करके आपके सामने विथ एग्जाम्पल क्लियरिफाई कर दिया। अब इसके बाद इसमें एक पॉइंट और बच रहा है, वो पॉइंट है आपका लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। विमीय विश्लेषण की सीमाएं क्या हैं, हम उसके बारे में यहाँ पे क्लियर करते हैं। ठीक है, कि इनकी सीमा क्या है, ये क्या कंडीशन, क्या क्या चीज़ें हम इससे नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। जो है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। चलिए, तो इसमें पहला जो आपका है लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, विमीय विश्लेषण की सीमाएं क्या हैं। इसमें जो पहला अभी हमने बताया आपको कि जब हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, तो जो हमें यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिलता है, कैसा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, अनुक्रमानुपातीय नियतांक से बोलते हैं। इसकी वैल्यू को हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। फाइंड आउट नहीं कर सकते भाई, ये इसकी पहली लिमिटेशन है कि जो आप फिजिकल क्वांटिटीज के बीच रिलेशनशिप निकालते हो, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिल रहा है उसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। दूसरा है कि कोई संबंध आपको ऐसा दे दिया जाए कि जैसे जिसमें जोड़ घटाव हो, मतलब एडिशन भी हो, सब्ट्रैक्शन भी हो, ऐसे टर्म दिए जाएं, ऐसे समीकरण दे दिए जाएं, तो उनके बीच भी हम संबंध इसके द्वारा नहीं निकाल सकते हैं। ये इसका दूसरा लिमिटेशन है। दूसरा लिमिटेशन क्या है कि भाई यदि राशियां हैं और उनके बीच एडिशन सब्ट्रैक्शन का खेल है कि भाई कई पदों में है, तो उनको हम यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं। तीसरा लिमिटेशन ये है कि डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू हम नेचर, जो भी भौतिक राशि आप यूज़ कर रहे हैं, नेचर को भी नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, कि कोई भौतिक राशि है तो उस भौतिक राशि का नेचर क्या होगा, क्या है, उसको भी हम यहाँ से नहीं बता सकते हैं। ठीक, तो पहला है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, नहीं निकाल सकते। एडिशन सब्ट्रैक्शन यदि दिया हुआ है, ऐसे रिलेशन निकालने हैं भौतिक राशियों के बीच, तो वह भी यहाँ से नहीं निकल सकता। तीसरा, भौतिक राशि का हम नेचर नहीं बता सकते हैं कि उसकी प्रकृति क्या है, ये भी हम इसके द्वारा नहीं बता सकते हैं। और अगला आपका है कि यदि आपका रिलेशनशिप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से है, त्रिकोणमितीय फलन हो,
त्रिकोणमितीय लघुगणकीय लॉगरिथम जिसे बोलते हैं, या आपका क्या है चरघातांकी एक्सपोनेंशियल। तांकीय पद हैं, यदि ऐसे पद हैं तो इनके बीच संबंध नहीं निकाल सकते, संबंध नहीं निकाला जा सकता, नहीं निकाल सकते। सबसे सिंपल सा फंडा कि भाई जो इसका चौथा लिमिटेशन है वही है कि ये त्रिकोणमितीय लघुगणकीय चरघातांकी पद हैं। जो आपका इक्वेशन है या जो संबंध आपको निकालना है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं, लॉगरिथम टर्म्स हैं, एक्सपोनेंशियल टर्म्स हैं, तो उनको भी हम यहाँ से फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये लिमिटेशंस हैं डायमेंशनल एनालिसिस की। ठीक है, अब इस चैप्टर में देखा जाए तो सब हो गया है। डायमेंशनल एनालिसिस आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, केवल एक पॉइंट बच रहा है, उसको भी मैं अभी यहीं पे तुरंत क्लियर आउट कर दे रहा हूँ। वो पॉइंट ये है, इस टाइप का भी न्यूमेरिकल में आपसे पूछ सकते हैं, ये न्यूमेरिकल के लिए ही है, न्यूमेरिकल इस पे आ सकता है, हो सकता है आपसे पूछ ले। जो लिमिटेशंस थी मैंने बता दिया, इसके यूज़ बता दिए, वेरिएबल कांस्टेंट बता दिया, जो कुछ इसके मेन पॉइंट्स थे उसको मैंने बता दिया कि एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या क्या फंडा है, ऐड कब होंगी, सब्ट्रैक्ट क्या होंगी, क्या क्या है, इसको भी हो गया। अब इसमें जो बच रहा है, एक ही पॉइंट आपका बच रहा है, और वो है कि यहाँ पे कहे जैसे आपका MLT ना, द्रव्यमान, आप कहते हो कि भाई द्रव्यमान आपकी मूल राशि है, लंबाई आपकी मूल राशि है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। यदि हम ऐसे कंसीडर कर लें कि भाई यहीं पे किसी ने कहा यदि बल एक मूल राशि मान ली जाए, एक मूल राशि हो, तो त्वरण का विमीय सूत्र बताइए। ये आपसे कहा गया कि भाई यदि हम बल को मूल राशि मान लें कि भाई फोर्स इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, देन फाइंड आउट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। मतलब आपको फोर्स के टर्म में बताना है एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला। अब यहाँ पे बदल गया, ऐसे तो हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन का क्या LT-2, लेकिन अब किसके फॉर्म में बताना है, फोर्स के फॉर्म में बताना है कि इसके फॉर्म में क्या होगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसी को हमने कंसीडर कर लिया, उसके फॉर्म में या उसकी कंडीशन में इस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। यही लास्ट पॉइंट है इस पूरे चैप्टर का। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे इसको भी देख लीजिए। हम लोग जानते हैं F इज इक्वल टू क्या भाई, m इंटू ए। अब यहां से यदि हम डायमेंशनल फार्मूला दोनों साइड का लिखें तो यहां पे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ F क्या होगा, लिख दिया ऐसे, मास है तो मास का डायमेंशनल फार्मूला ये हो गया m1, क्योंकि इसने कहा है कि बल अब क्या है आपका एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी तो हम ऐसे राइट करेंगे ना। अब तो इसका तो डायमेंशनल फार्मूला थोड़ा राइट करेंगे, MLT-2 नहीं, अब केवल क्या लिखा जाएगा F, क्योंकि ये क्या हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। और यहाँ पे हमें निकालना है किसका, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए हमें फाइंड आउट करना है। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए अब क्या निकलेगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए हम निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से यदि आप देखें तो यहाँ से आपका आ गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए इज इक्वल्स टू F m, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, तो ये आ गया आपका F1 m-1। यही हो गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सीलरेशन। तो
तो इस तरह के भी, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए भी आप तैयार रहिए। अब देखा जाए तो आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, इसमें कुछ बचा नहीं है। डायमेंशनल एनालिसिस के सारे टर्म्स क्लियर आउट कर दिए गए हैं। अब आपका काम है, आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, इसके क्वेश्चंस देखिए, जो आपको परेशान करे, जहाँ पे लगे कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप उसे कमेंट पे भेजिए, कमेंट पे लिखिए, उसको अगले वीडियो में या अगले लेक्चर में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।